तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ इनोलेट ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ इनोलेट। किसका इनोलेट हम जनरेट करेंगे? हम इनोलेट जनरेट करेंगे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का। तो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका कोई मिथाइलिन ग्रुप का मतलब हुआ आपका CH2 ग्रुप। तो ये जो आपका CH2 है, ये CH2 आपका अगर कोई CH2 ग्रुप आपका दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में, अगर दो कार्बोनिल ग्रुप एक दूसरे से मिथाइलिन ग्रुप द्वारा क्या हो, सेपरेटेड हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका अगर दो कार्बोनिल ग्रुप एक कार्बोनिल ग्रुप एक ए है और एक कार्बोनिल ग्रुप ए है। अगर दो कार्बोनिल ग्रुप एक दूसरे से किससे सब सेपरेटेड हो, मिथाइलिन ग्रुप से अगर सेपरेटेड हो, ये आपका क्या है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन इस तरीके से है। तो अगर यहाँ पे आपका ये जो आपका मिथाइलिन ग्रुप है, CH2 जो ग्रुप है, अगर आपका मिथाइलिन ग्रुप दो कार्बोनिल ग्रुप से क्या हो, एक दूसरे से सेपरेटेड हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। ठीक है। और अगर मैं क्या करता हूं, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को ट्रीट करवाता हूं विथ हाइड्रोक्साइड आयन, विथ हाइड्रोक्साइड आयन या एसीटेट आयन, या मैं ट्रीट करवाता हूं किसे, इसे किसी एल्कोक्साइड आयन से। ठीक है। अगर इन तीनों इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में, इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को अगर मैं ट्रीट करवाता हूं विथ हाइड्रोक्साइड आयन या एसीटेट आयन या कोई एल्कोक्साइड आयन से, अगर मैं इसे ट्रीट करवाता हूं, क्योंकि ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये जो आपका हाइड्रोजन है इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में, ये जो आपका हाइड्रोजन है जो कि क्या है, इस मिथाइलिन ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कैसा होगा? एसिडिक होगा। एसिडिक किस लिए होगा? क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन मान लो सपोज दैट आपका प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे क्या आपका जनरेट होगा? ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी यहाँ पे आपका शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो निगेटिव चार्ज होगा इधर आपका इस कार्बोनिल के साथ रिजोनेंस करके क्या हो सकता है? स्टेबलाइज हो सकता है, और इस वाले कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी रिजोनेंस करके स्टेबलाइज हो सकता है। इसी कारण से ये जो हाइड्रोजन होगा आपका, इस मिथाइलिन ग्रुप का जो हाइड्रोजन होगा वो आपका एसिडिक नेचर का होगा। कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो आपका मिथाइलिन ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो कैसा है? एसिडिक है। तो यहाँ पे चूंकि हाइड्रोक्साइड क्या है आपके पास, जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसके ऊपर है निगेटिव चार्ज, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसे डोनेट करेगा? इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। और ये जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ चला जाएगा। तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इस तरीके से आपका शिफ्ट हो जाएगा आपका ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? निगेटिव चार्ज आपका क्रिएट होगा। और अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो ये निगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ में क्या हो जाएगा? रिजोनेंस में चला जाएगा। अगर रिजोनेंस में जाता है, यहाँ पे आप देख सकोगे कि यहाँ पे आपका जो पाई बॉन्ड होगा इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाकी आपका जैसे था वैसा रहेगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज, देखो यहाँ पे आपका क्या है, एक
एक आपका डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यानी आपका एक एल्किन ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? एल्किन ग्रुप है। और ये आपका यहां से, चूंकि जो हाइड्रोक्साइड आयन था ना, ये हाइड्रोक्साइड आयन जब इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए थे? आपका H2O। तो इस वाटर से क्या कर लेगा आपका, ये जो निगेटिव चार्ज है, इस निगेटिव चार्ज, ये जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस यहाँ पे, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन को क्या करेगा? दे देगा। अगर इस प्रोटॉन को दे देगा तो इसको क्या कर लेगा? इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा ये आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा क्या? यहाँ पे आ जाएगा, ए बन जाएगा आपका OH ग्रुप, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और बाकी आपका ऐसा था, इसी तरीके से बना रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक आपका है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक किस टाइप का? एक का है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी ये आपका है एल्कीन। क्या है? एल्कीन। ठीक है। और ये क्या है आपका? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। तो एल्कीन को हम लोग, एल्कीन में सिर्फ सफिक्स क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। और जब आपका OH ग्रुप होता है, जब आपका एल्कोहलिक ग्रुप होता है, तो वहां पे हम लोग एल्कोहलिक कंपाउंड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? सफिक्स और लगाते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज इन इनॉल फॉर्म ऑफ, किसका? एक ऐसा फॉर्म है आपका, इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म का मतलब हुआ आपका इन, इन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ऑल का मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो कि इस इनॉल फॉर्म में दोनों आपके इन भी प्रेजेंट है। इन मतलब डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ऑल का मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। इसलिए इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का ये आपका है इनॉल फॉर्म। ठीक है। और इसी इसी को अगर क्या करूं यहां से, अगर मैं इस एल्कोहलिक ग्रुप का अगर H क्या कर लेता हूं, प्रोटॉन एक्सेप्ट, ए अगर प्रोटॉन अपना क्या कर देता है, अगर ये आपका इनॉल फॉर्म यहाँ पे कोई, ये जो इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म अगर आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, ए आपका OH जो बॉन्ड है, ए बॉन्ड अगर यहाँ पे आपका किसी वजह से, किसी वजह से क्या, यहाँ पे कोई आपका बेस इस अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये आपका जो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी? यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का क्या बनेगा? एनायन बनेगा। और इस एनायन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस एनायन को हम लोग बोलेंगे इनोलेट फॉर्म। क्या बोलेंगे? इनोलेट फॉर्म बोलेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज इनोलेट फॉर्म ऑफ इनॉल। दिस इज इनोलेट फॉर्म ऑफ, सर दिस इज इनोलेट ऑफ इनॉल। ये जो आपका इनॉल बना था, इनॉल फॉर्म, इस इनॉल फॉर्म का आपका इनोलेट है। तो इनोलेट क्या होता है? किसी इनॉल फॉर्म का एनायनिक स्पीसीज क्या कहलाता है? आपका इनोलेट कहलाता है। तो ये आपका बना है इनोलेट ऑफ दिस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का आपका, इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का आपका ये है आपका इनोलेट फॉर्म। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि आपके पास में कुछ इस तरीके का क्या है, आपके पास कोई कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड का अगर मुझे क्या बनाना हो, इनोलेट बनाना हो, तो इनोलेट बनाने के लिए मुझे किस, कौन सा हम यहाँ पे बेस यूज कर सकते हैं? इसका इनोलेट बनाने के लिए हम इन डिफरेंट बेसेज में से किस बेस को हम इनोलेट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप हाइड्रोक्साइड आयन को नहीं ले सकते, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करके इसको बाहर कर देगा। तो ये आपको जो कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये आप क्या कर सकते हो? ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये वाला यहाँ पे अटैक करता है, तो आपका जो लिविंग, जो आपका लीव करेगा ग्रुप, वो कौन सा ग्रुप होगा? ये आपका इथॉक्साइड ग्रुप हो, इथॉक्साइड आपका ग्रुप होगा, इथॉक्सी ग्रुप होगा। और यहाँ पे आपका एक दूसरा इथॉक्सी ग्रुप आकर ऐड हो जाएगा। तो
आपका इस कंपाउंड में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। इस कारण से मुझे यहाँ पे अगर इस कंपाउंड का मुझे इनोलेट बनाना है तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे, ए इथॉक्साइड आयन लूंगा। ए आप नहीं ले सकते, मिथॉक्साइड आयन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अगर ये मिथॉक्साइड आयन यहाँ पे अटैक किया तो आपका ए इथॉक्साइड बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। तो जो आपका रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा, उस रिजल्टेंट कंपाउंड में यहाँ पे आपका इथॉक्सी ग्रुप ना होकर के क्या ऐड होगा, मिथॉक्सी ग्रुप ऐड होगा, यानी आपका कंपाउंड चेंज हो जाएगा। और ये आपका क्या है, एसीटेट आयन। एसीटेट आयन भी नहीं ले सकते क्योंकि अगर ये अटैक यहाँ पे करेगा तो आपका ए इथॉक्साइड, ए इथॉक्सी ग्रुप आपका बाहर हो जाएगा और यहाँ पे इस कार्बन से क्या ऐड हो जाएगा, आपका ए एसीटेट आयन आपका ऐड हो जाएगा। इस कारण से हम इन डिफरेंट टाइप की जो बेसिस दिए हैं, इन डिफरेंट टाइप की बेसिस में से किस टाइप का बेस यूज करेंगे अगर मुझे इसका इनोलेट बनाना है, तो हम ये आपका ये जो इथॉक्साइड आयन है इसको हम लोग यूज करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्बन सेंटर बेस के बारे में। कार्बन सेंटर बेस, कार्बन सेंटर बेस क्या होता है? ऐसा बेस, ऐसा बेस, ऐसा बेस, ऐसा बेस जिसमें जिसमें डोनर एटम क्या हो आपका, डोनर एटम आपका कार्बन हो, क्या हो? ऐसा बेस जिसमें डोनर एटम क्या हो आपका, कार्बन हो। ऐसे बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन सेंटर बेस। जैसे सपोज दैट आपका ये है मिथाइल एनायन, ये क्या है आपका, मिथाइल एनायन। अगर इसमें देखोगे, अगर ये स्पीसीज आपका बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे आपका जो निगेटिव चार्ज है, वो निगेटिव चार्ज किस एटम के ऊपर है, तो कार्बन के ऊपर है। किस एटम के ऊपर है, कार्बन के ऊपर। तो ये जो आपका बेस है, इस बेस में जो डोनर एटम होगा जो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देगा, प्रोटॉन को देगा, वह एटम कौन सा होगा, कार्बन एटम होगा। यानी कार्बन एटम यहाँ पे जो होगा आपका एक डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि कार्बन सेंटर बेस के तौर पे आप किस किस टाइप का बेस ले सकते हो, तो RMgX या आपका एल्काइल लिथियम, एल्काइल लिथियम। तो यहाँ पे आपका इस गिरनाट रिएजेंट में मैग्नीशियम के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज और इस एल्काइल ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे आपका एल्काइल लिथियम एल्काइल में क्या होगा, आपका एल्काइल ग्रुप के ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज। तो एल्काइल ग्रुप में जो आपका एल्काइल ग्रुप जो है आपका, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपका एल्काइल ग्रुप क्या होगा, एल्काइल ग्रुप जो निगेटिव चार्ज होगा वो कहाँ पे होगा, तो कार्बन के ऊपर होगा। क्या होगा, कार्बन के ऊपर होगा। तो अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड या आपका कीटोन है, एल्डिहाइड है या कोई आपका कीटोन है, अगर मुझे इसका इनोलेट जनरेट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन सेंटर बेस, तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में इस कीटोन को मैं अगर ट्रीट करवाता हूँ तो आपका इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट में जो आपका ए एल्काइल ग्रुप होगा इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ये है आपका ये जो एल्काइल ग्रुप है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये आपका है कार्बन आयन। क्या है, कार्बन आयन। कार्बन आयन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ऐसा स्पीसीज, दोज स्पीसीज इन विच कार्बन हैज निगेटिव चार्ज। ऐसा स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर क्या कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ऐसे स्पीसीज को आप बोलते हो कार्बन आयन। ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका एक कार्बन होगा, इस कार्बन पर कैसा चार्ज होगा, तो इस कार्बन के ऊपर होगा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा।
इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, ये जो कार्बन होगा, इस कार्बन के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन था वह ऑक्सीजन ने क्या किया है, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर लिया है, अपनी तरफ खींच लिया है। इस कारण से इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये जो सेंटर होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। अब ये जो आपका कार्बन आयन है, यहाँ पे आर निगेटिव है आपका, ये जो कार्बन आयन है, इस कार्बन आयन में, इस कार्बन आयन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डोनेट करेगा, यानी ये आपका जो कार्बन आयन है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो यहाँ पे क्या करेगा, आपका अटैक कर देगा इस सेंटर पे, क्योंकि इस सेंटर पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। तो अगर यहाँ पे अटैक कर देता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या लिंक हो जाएगा, आपका एल्काइल ग्रुप इस तरीके से लिंक हो जाएगा। और ये जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज आपका इस मैग्नीशियम हाइलाइड से क्या होगा, ये जो आपका MgX जो ग्रुप था, इसके ऊपर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो ये आपका, ये जो आपका MgX ग्रुप है, इसमें MgX ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो इस निगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण से जो निगेटिव चार्ज होगा क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। तो ये आपका यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा। जब आपका यहाँ पे ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कार्बन आयन पार्ट है, जो ऑर्गेनिक पार्ट है, जो कार्बन आयन है, अगर यहाँ पे अटैक करता है तो इस तरीके का आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और इसे अगर मैं वाटर के साथ ट्रीट कर दूंगा, अगर मैं इस साल्ट को, ये क्या है, आपका साल्ट है, इस साल्ट को अगर मैं क्या करता हूँ, इस साल्ट का मैं एसिडिफिकेशन करता हूँ। एसिडिफिकेशन का मतलब, मैं इस साल्ट को अगर ट्रीट करवाता हूँ विथ एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन। तो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। आपका प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कोहल होगा, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि अगर आपका सपोज दैट इसी सेम कीटोन को अगर मैं ट्रीट करवाता हूं विथ ट्राइफेनिल ट्राइफेनिल मीथेन कार्बन आयन, ट्राई मीथेन कार्बन आयन, ट्राई, इसका क्या नाम है, ट्राई फेनिल। यहाँ पे थ्री क्या है, फेनिल ग्रुप है, तो ट्राई फेनिल। और एक कार्बन आपका है यहाँ पे, तो ट्राई फेनिल मिथे मिथेन कार्बन आयन, मिथेन कार्बन आयन। तो यहाँ पे अगर 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 आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा। कुछ इस तरीके का क्या होगा यहाँ पे स्ट्रक्चर। और यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज। अब चूंकि ये आपका जो कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन कैसा है, बल्कि है, क्या है, बल्कि। बल्कि होने की वजह से ये जो आपका कार्बन आयन है वह यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, इस सेंटर पे आपका अटैक नहीं कर पाएगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा ये कार्बन आयन, क्योंकि ये बल्कि साइज का है। बल्कि साइज होने की वजह से इस सेंटर पे अगर अटैक करने का प्रयास करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। और रिपल्सन होने की वजह से ये आपका कार्बन आयन इस सेंटर के पास में नहीं आ पाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
इस सेंटर को डोनेट नहीं कर पाएगा। अब तो एक जो पॉसिबिलिटी थी इस कार्बन आयन की कि एक कार्बन आयन इस सेंटर पे अटैक कर दे, वो आपकी ब्लॉक हो गई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन आयन तो यहाँ पे आपका अटैक कर नहीं पाएगा। तो इसके पास क्या पॉसिबिलिटी बचती है, ये जो कार्बन आयन है इसकी, इसके पास एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये जो आपका यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था, इस मिथाइल ग्रुप में जो आपका हाइड्रोजन है, यह क्या करे, कार्बन आयन इस अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन को क्या करे, डोनेट कर दे। अगर ये आपका कार्बन आयन, ये जो ट्राइफेनिल मीथेन कार्बन आयन है, अगर यह अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस, अब देखो यहाँ पे अगर अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन इस हाइड्रोजन को क्या करता है, डोनेट करता है, क्योंकि ये क्या है आपका, तो यहाँ पे अगर अटैक करता है तो ये आपका मिथाइल ग्रुप और ये वाला मिथाइल ग्रुप दोनों मिलकर के क्या करते हैं, इसको रिपेल करते हैं। लेकिन अगर एक कार्बन आयन इस प्रोटॉन को क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, यानी इस प्रोटॉन को अगर एक्सेप्ट करता है बाय डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे आपका रिपल्सन नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है, किनारे से आ रहा है, एक किनारे से आ रहा है, ठीक है। ये आपका ग्रुप देखो, मान लो अगर आपका ये जो कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन इधर से आपका बैक साइड से इधर से होकर के इधर इधर की तरफ से अगर इसको, इस प्रोटॉन को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे, इस हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे, तो ये वाला आपका जो ग्रुप होगा, ये ग्रुप इसको रिपेल, इस कार्बन आयन को रिपेल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इस कार्बन आयन के पास में दो पॉसिबिलिटी थी। पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर को क्या करे, ऊपर अटैक कर दे, जो कि पॉसिबल नहीं है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यह अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन इस हाइड्रोजन को क्या करे, डोनेट करते, और इस हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन के रूप में ये आपके कार्बन आयन आपका एक्सेप्ट कर ले। तो अगर ऐसा से ये दूसरी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि अगर ये आपका इधर बैक साइड से किनारे से आकर के, कॉर्नर से आकर के इस हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, तो यहाँ पे आपका ए वाला जो मिथाइल ग्रुप होगा, ये आपका स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगा पाएगा। अगर इस तरीके से एक कार्बन आयन आपका इस प्रोटॉन को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट हो जाएगी, इस कार्बोनिल के साथ में रिजोनेंस में चली जाएगी, और जो आपका इनोलेट बनेगा वह कुछ इस तरीके का आपका इनोलेट बनेगा। ठीक है, इस तरीके, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, और ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, इनोलेट फॉर्म बन गया, इनोलेट फॉर्म, दिस इज इनोलेट फॉर्म ऑफ दिस कीटोन। इस कीटोन का क्या है, ये आपका इनोलेट फॉर्म है, ये बनेगा आपका 100%। यानी सारा का सारा जो आपका कीटोन होगा, वो सारा कीटोन ये इस इनोल फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा कीटोन आपका इनोल फॉर्म में चेंज हो जाएगा इस ट्राइफेनिल मीथेन कार्बन आयन के प्रेजेंस में। अगर मैं कहूं कि आपका जो आपने ये जो आपका कीटोन था, अगर ये कीटोन आपका अनसिमेट्रिकल है, कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो आपका एल्काइल ग्रुप है वह क्या है, डिफरेंट है। जैसे सपोज दैट अनसिमेट्रिकल कीटोन, मान लो आपका जो कीटोन है वह कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का है। तो ये जो कीटोन है, इस कीटोन में अगर मैं कहूँ कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप से अगर मैं प्लेन गुजारूं, तो इस प्लेन के, ये जो प्लेन है आपका, इस प्लेन के राइट हैंड साइड में कौन सा ग्रुप है आपका, मिथाइल ग्रुप है, और इधर क्या है आपका, इथाइल ग्रुप है। क्या है, इथाइल ग्रुप है। तो एक साइड में आपका मिथाइल ग्रुप और दूसरे साइड में इथाइल ग्रुप, और ये जो ग्रुप है आपका, ये ग्रुप इस ग्रुप का क्या, मिरर इमेज नहीं है। अगर मिरर इमेज नहीं है तो ये किस टाइप का कीटोन है आपका, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। और इसी, अगर मैं कहूँ कि इसी अनसिमेट्रिकल कीटोन को अगर मैं ट्रीट करवाता हूँ विथ ट्राइफेनिल ट्राइफेनिल मीथेन कार्बन आयन के साथ में,
मैं बात कर रहा था, अगर मैं इस अनसिमेट्रिकल कीटोन को ट्रीट करवा देता हूं विथ ट्राइफेनिल मीथेन कार्बेनाइन के साथ में, ठीक है, तो अगर मैं इस अनसिमेट्रिकल कीटोन को ट्रीट करवाता हूं विथ ट्राइफेनिल कार्बेन मीथे ट्राइफेनिल मीथेन कार्बेनाइन के साथ में, तो ये जो आपका कार्बेनाइन है वो किस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा? तो यहाँ पे आपका दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ए जो आपका ए जो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, इस मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। दोनों पॉसिबिलिटी अगर मैं चेक करूं, तो अगर सपोज दैट आपका ए है इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है ए आपका कार्बन आयन, तो किस टाइप का आपका इनोलेट बनेगा? तो अगर इसको एक्सेप्ट करता है तो ये आपका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजोनेंस में चला जाएगा विथ दिस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, इस टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन गया क्या, इनोलेट। ये क्या बन गया आपका, इनोलेट बन गया। ये जो आपका इनोलेट है, ये इनोलेट तब बनेगा जब आपका इस मिथाइलिन ग्रुप से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा ये आपका कार्बन आयन। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मान लो सपोज दैट ए कार्बन आयन आपका इस प्रोटॉन इस हाइड्रोजन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो आपका दूसरे केस में जो आपका इनोलेट बनेगा वो किस टाइप का बनेगा? अगर इस ए कार्बन आयन इस हाइड्रोजन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में क्या हो जाएगा, रिजोनेंस में चला जाएगा। तो ये अगर ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है कार्बन आयन, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, और एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे आपका इस टाइप का कार्बन आयन बनेगा क्या? ठीक है, ये आपकी पॉसिबिलिटी फर्स्ट होने पे बनेगा, और ये जो आपकी आपकी पॉसिबिलिटी सेकंड के केस में क्या बनेगा, इनोलेट बनेगा। तो अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे दो टाइप के आपके इनोलेट बन रहे हैं, और दोनों क्योंकि रिएक्शन क्या होता है, कोलिजन की वजह से होता है, तो हो सकता है ये जो आपका कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन इस प्रोटॉन के साथ टकरा जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये कार्बन आयन आपका यहाँ पे इस प्रोटॉन के इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाए, टकरा जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, और दोनों पॉसिबिलिटी में क्या बनेंगे, यहाँ पे दो टाइप के इनोलेट बनेंगे, लेकिन इन दोनों इनोलेट में से कौन सा इनोलेट आपका मेजर होगा? मेजर इनोलेट कौन सा होगा? तो मेजर इनोलेट आपका होगा, मेजर जो इनोलेट होगा आपका वो काइनेटिकली स्टेबल जो इनोलेट होगा वही होगा मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपका बल्की ग्रुप है। तो बल्की ग्रुप जो है वह यहाँ पे अगर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के केस में क्या होगा कि ये जो आपका ग्रुप है और साथ ही जो होल ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप मिल करके क्या होंगे, यहाँ पे ए ग्रुप आपका, इस केस में अगर मान लो ये आपका कार्बन आयन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो जब ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास आएगा, तो क्या होगा, ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है और साथ ही जो होल ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप मिल करके इस ट्राइफेनिल फास्फीन मीथेन कार्बन आयन जो कि एक बल्की ग्रुप है, इन दोनों मिल करके इस एनायन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्योंकि बल्की ग्रुप क्या करेंगे, बल्की बल्की ग्रुप के बीच में जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो ज्यादा होगा, इस कारण से इस प्रोटॉन के पास में आने की प्रोबेबिलिटी आपका इस कार्बन आयन की कम होगी। अगर कम होगी तो इस वाला जो इस केस में जो आपका कार्बन आयन बन रहा था जो कि आपका ए इनोलेट था, तो इस इनोलेट के बनने की पॉसिबिलिटी कम होगी, क्योंकि आपका इस केस में आपका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है। क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो
ये जो आपका इनोलेट फर्स्ट है, इसके बनने की पॉसिबिलिटी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कार्बन आयन है वो बल्की ग्रुप है। और अगर ये बल्की ग्रुप इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए इस प्रोटॉन के पास में आएगा, तो ये दोनों दोनों जो ग्रुप हैं इस कंपाउंड के, इस कंपाउंड के दोनों ग्रुप आपके इस बल्की ग्रुप के साथ क्या होंगे, रिपेल करेंगे। इस बल्की ग्रुप क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और रिपेल करने की वजह से ये आपका नजदीक नहीं आ पाएगा, इस प्रोटॉन के नजदीक नहीं आ पाएगा। अगर इस ये कार्बन आयन इस प्रोटॉन के नजदीक नहीं आ पाएगा, तो इससे जो इनुलेट बन रहा था उसकी बनने की पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। इसलिए ये जो इनुलेट होगा आपका माइनर होगा। क्या होगा, माइनर। और अगर ए कार्बन आयन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे ए कार्बन आयन क्या करेगा, यहाँ पे आपका इधर की तरफ से बैक साइड से क्या करेगा, आपका इस प्रोटॉन को आएगा। और अगर ये बैक साइड से आता है, तो ये जो आपका होल ग्रुप है, आपका एक ग्रुप इस बल्कि ग्रुप के साथ में रिपेल नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे जो आपका इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस कारण से जो इनोलेट आपका बनेगा, ये सेकंड के केस में अगर ये वाला कार्बन आयन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे केस में ये जो कार्बन आयन बनेगा आपका, जो इनोलेट बनेगा, वो क्या होगा, मेजर होगा। क्या होगा, मेजर। तो एक आपका मेजर बना और ये क्या बना, माइनर। एक किस टाइप का इनोलेट है, तो ये आपका काइनेटिकली स्टेबल, काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट है। क्यों, क्योंकि इस केस में आपका जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वो कितना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है, उस नेक्स्ट कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए यहाँ पे, इस इनोलेट में 2 हुए। और यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वो कितना है, इधर 3 है आपका, और आपका ये वाला क्या है, 3। ठीक है, तो 3 3 क्या हो गया, 6। तो यानी इस इनोलेट के केस में कितने हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ये जो आपका क्या होगा, ये जो आपका इनोल फॉर्म होगा, ये इनोल फॉर्म मोर सबस्टिट्यूटेड होगा। और जो मोर सबस्टिट्यूटेड इनोल फॉर्म होता है वह थर्मोडाइनामिकली स्टेबल होता है। और जो लेस सबस्टिट्यूटेड आपका इनोल फॉर्म होता है, वह काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट होता है। तो आप यहाँ पे एक बात समझ गए होंगे कि अगर आपका कार्बन आयन ट्राइफेनिल मीथेन कार्बन आयन है, तो ये जो कार्बन आयन होगा, ये कार्बन आयन आपका किस टाइप का इनोलेट बनाएगा, काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट बनाएगा। काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट बनाएगा आपका, काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट आपका बनाएगा एक कार्बन आयन। ठीक है, काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट बनाएगा। काइनेटिकली स्टेबल का मतलब लेस सबस्टिट्यूटेड, लेस सबस्टिट्यूटेड इनोलेट, लेस सबस्टिट्यूटेड आपका क्या बनाएगा, इनोलेट बनाएगा। अगर मान लो आपका कोई एक अनसिमेट्रिकल कीटोन कुछ इस तरीके का है, और अगर इस अनसिमेट्रिकल कीटोन को अगर मैं ट्रीट करवाऊं विथ सोडियम ट्राइफेनिल मीथेन कार्बन आयन के साथ, ट्राई अगर मैं इस अनसिमेट्रिकल कीटोन को ट्रीट करवाता हूं विथ सोडियम ट्राइफेनिल मिथेनाइड के साथ में, तो यहाँ पे आपका इस सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज। अब मान लो ये आपका जो आपने ये जो साल्ट साल्ट लिया है, ये साल्ट आपका 1 इक्विवेलेंट है। क्या है, मान लो आपका अगर ए ये जो आपने साल्ट लिया है, ये साल्ट कितना है, ये साल्ट आपका 0.9 इक्विवेलेंट में लिया गया है। कितनी क्वांटिटी में लिया गया है,
तो अगर ये साल्ट आपका 0.9 इक्विवेलेंट में लिया गया है, और ये जो आपका कीटोन है वह कीटोन कितना है, 1 इक्विवेलेंट कीटोन है, 1 इक्विवेलेंट। और आपका जो यहाँ पे साल्ट लिया गया है, जिसमें आपका इस साल्ट में आपका क्या प्रेजेंट है, इस साल्ट में आपका एक कार्बन आयन प्रेजेंट है जिसका नाम है ट्राइफेनिल मीथेन कार्बन आयन। तो यहाँ पे जो इनोलेट बनेगा, क्योंकि अगर देखो, अगर ये आपका कीटोन 1 इक्विवेलेंट था, और अगर आपका साल्ट भी यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट होता, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो ट्राइफेनिल मीथेन कार्बन आयन है, वह किस टाइप का कार्बन आयन का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो आपका कार्बन आयन होता है, ये किस टाइप का कार्बन आयन का फॉर्मेशन करता है, ये बनाता है आपका काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट। यानी ऐसा इनोलेट बनता जिसमें जो क्या होता, लेस सब्स्टिट्यूटेड होता। बट जब आप क्या करोगे, जब आप ट्राइफेनिल मीथेन कार्बन आयन आप लेस अमाउंट में लोगे, ट्राइफेनिल मीथेन लेस अमाउंट में लोगे, तो आपका यहाँ पे जो इनोलेट बनेगा वह काइनेटिकली स्टेबल ना बन करके क्या बनेगा, आपका थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट बनेगा। अगर यहाँ पे लेस अमाउंट में, क्योंकि आपका जो अनसिमेट्रिकल कीटोन था वह 1 इक्विवेलेंट था, और जो बेस था वह 0.9 इक्विवेलेंट था। इसका मतलब वह जो साल्ट है, इस साल्ट इस अनसिमेट्रिकल कीटोन की तुलना में लेस अमाउंट में लिया गया है। इसकी अमाउंट क्या है, इसके रिस्पेक्ट में, इस कीटोन के रिस्पेक्ट में कम है। तो यहाँ पे जो इनोलेट बनेगा वो बनेगा आपका थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट। थर्मोडायनामिकली स्टेबल का मतलब हुआ कि वहां से प्रोटॉन आपका ए कार्बन आयन वहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, जहां से आपका, जहां से जिसके परिणाम स्वरूप उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिसके कारण से आपका जो इनोलेट बने वो क्या बने, मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो अगर ए कार्बन आयन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे आपका एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका इनोलेट। ये किस टाइप का इनोलेट है आपका, तो ये इनोलेट है आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड। क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। इसके अगर बात करोगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इधर और 3 इधर। यहाँ पे आपका ये जो इनोलेट होगा वो क्या होगा, मेजर होगा। और जो आपका काइनेटिकली स्टेबल जो इनोलेट बन रहा था वो क्या होगा आपका, माइनर होगा। क्या होगा, माइनर। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लिखूं, एक पॉइंट हमारा ये बनेगा कि यदि, यदि मतलब इफ, यहाँ पे इफ ट्राइफेनिल मीथेन कार्बन आयन इज टेकन इन लेस अमाउंट देन देन थर्मोडायनामिकली 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 स्टेबल इनोलेट विल बी फॉर्म विल बी फॉर्म। किस टाइप का इनोलेट बनेगा आपका, थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट बनेगा, अगर आपका ये जो ट्राइफेनिल मीथेन कार्बन आयन है यह कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में लिया जाता है। ठीक है, अगर लेस अमाउंट में नहीं लिया जाएगा तब आपका बनेगा काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट, अगर लेस अमाउंट में लिया जाएगा तो बनेगा थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि जब आपका ट्राइफेनिल
मीथेन कार्बन आयन आपका लेस अमाउंट में लिया जाएगा, तब आपका इनोलेट जो बनेगा वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट बनेगा। इसका मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट बनेगा जब आपका ट्राइफिनिल मीथेन कार्बन आयन लेस अमाउंट में लिया जाएगा। और अगर लेस अमाउंट में नहीं लिया जाता है तब क्या होगा, इफ ट्राइफेनिल मीथेन कार्बन आयन इज नॉट इज टेकन इन एक्सेस, इन एक्सेस, और एक्सेस में लिया जाए या इक्वल टू, इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ, इक्विवेलेंट ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन के इक्वल अमाउंट में अगर आपका ट्राइफेनिल मीथेन कार्बन आयन लिया जाए, तो ऐसे केस में जो आपका इनोलेट बनेगा वो कैसा बनेगा, काइनेटिकली स्टेबल। कैसा बनेगा, काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट बनेगा, काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट बनेगा। काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट का मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट आपका बनेगा। ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड आपका इनोलेट बनेगा। अगर मैं बात करूं आपका, अगर हाइड्रोजन आपका जो है वो कैसा एक्ट करे, अगर आपका हाइड्रोजन एक्ट एज बेस, जब आपका हाइड्रोजन बेस की तरह बिहेव करेगा तो ऐसे केस में किस टाइप का कार्बन आयन बने, किस टाइप का इनोलेट बनेगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। से सपोज दैट आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड, कोई कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल डेरिवेटिव, या कोई आपका कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव कंपाउंड इस तरीके का है। और ये जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, इस कार्बोनिल कंपाउंड को अगर मैं क्या करता हूँ, सोडियम हाइड्राइड के साथ में क्या करवाता हूँ, ट्रीट करवाता हूँ। इस सोडियम हाइड्राइड कैसा कंपाउंड आपका, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का मतलब ये जो कंपाउंड होगा वो है आयन से मिलकर बना हुआ। किस किस, किस किस आयन से मिलकर बना होगा ये आपका सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम आयन और हाइड्राइड आयन से मिलकर के बना होगा आपका ए सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये चूंकि इस कार्बोनिल ग्रुप से एक ग्रुप आपका अटैच है CH3, इस CH3 में आपका कितने हाइड्रोजन होंगे, इस CH3 ग्रुप में इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन क्या होंगे आपके अटैच होंगे, 3 हाइड्रोजन क्या होंगे अटैच होंगे। और अगर आपका इस कार्बोनिल के साथ में आपका एक ग्रुप जो CH3 ग्रुप है अटैच है, तो यहाँ पे आपका ये जो हाइड्राइड आयन है, क्योंकि ये हाइड्राइड आयन क्या है आपका, ये हाइड्राइड आयन के पास में क्या है, इस हाइड्राइड आयन में हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस ऑप्शन के पास में क्या, इस हाइड्रोजन के पास में मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यह किसी स्पीसीज को जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो अगर ये प्रोटॉन, ये हाइड्राइड आयन जो है आपका, ये हाइड्राइड आयन अगर आपका यहाँ पे देखो, इस हाइड्राइड आयन के पास में दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, जिसके जिसके कारण से इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया है, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या कर लिया है, पुल कर लिया है, जिसके कारण से इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। तो एक पॉसिबिलिटी तो बनता है, जो आपका हाइड्राइड आयन है, ये हाइड्राइड आयन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर क्या करते हैं, अटैक कर देंगे। आप ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को डोनेट कर दे, यानी ये आपका जो हाइड्राइड आयन है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर क्या कर दे, अटैक कर दे। पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये जो हाइड्राइड आयन है, ये हाइड्राइड आयन इस प्रोटॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ इस मॉलिक्यूल के लिए, इस कंपाउंड के लिए, अगर मैं एमओटी बनाता हूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ, तो यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड मुझे नजर आ रहे हैं। एक बॉन्ड मुझे नजर जो आ रहा है वह है कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, और एक बॉन्ड है आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दो टाइप के बॉन्ड मुझे नजर आ रहे हैं, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे आपका जो दूसरा टाइप का बॉन्ड है वो है कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड। तो अगर मैं बात करूं, ए है आपका कार्बन, मान लो मोलिकुलर ए जो एनर्जी ए है आपका एनर्जी लेवल, ए एनर्जी लेवल, दिस एनर्जी लेवल इज करेस्पॉन्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल, bonding molecular orbital, this energy level is corresponding to कार्बन हाइड्रोजन मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक आपका मोलिक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा, और इस बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है, मान लो सपोज दैट आपकी इतनी है। और आपका जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वह कम होती है इन कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी यहाँ पे मैं बात कर रहा था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी वह कार्बन हाइड्रोजन की ज्यादा होगी इन कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की तुलना में। कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो मोर स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि इसके लिए जो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। इस कारण से ये आपका जो बॉन्ड होगा स्टेबल होगा, और जो स्टेबल होता है बॉन्ड, उस बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है वह क्या होता है, लो एनर्जी का होता है। तो यहाँ पे आपका ही हो गया। अब इसके अपोजिट, इसके एबव क्या होगा, आपका कार्बन ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग एक आपका, इस कार्बन ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इस ऑक्सीजन एटम और इस कार्बन एटम के बीच में एक आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा, जो कि इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है इसके एबव होगा। ठीक है, इसके ऊपर होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है इसकी जो इसका जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा वह कार्बन हाइड्रोजन की तुलना में क्या होगा, ज्यादा एनर्जी का होगा। और आप जानते हो कि जब आपका आप जानते हो कि जब आपका मोलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो जो एटम होते हैं वह एक दूसरे से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ज्वाइंट होते हैं, बाइंड होते हैं एक दूसरे से बाई एक कोवैलेंट, बाई ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो जो एटम होते हैं वह एटम जो एटम होते हैं, जो कंबाइनिंग एटम होते हैं, वह कंबाइनिंग एटम अपने एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। जो डिफरेंट एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वह क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरमिक्स होते हैं, एनर्जी का आदान प्रदान करते हैं, और क्या बनाते हैं, एक न्यू सेट ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जिस तरीके से एटम के अंदर जिस तरीके से
एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वह कहाँ पे होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है। उसी तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वह कहाँ पे होता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल में होता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल में होता है। ठीक है। और जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन आपका एटम, जब आप डिफरेंट एटम आपस में लिंक होते हैं, ज्वाइंट होते हैं बाय ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आपका क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो डिफरेंट एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, डिफरेंट एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या होते हैं, मिक्स होते हैं और बनाते हैं आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और एक और टाइप का मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, वह होता है नॉन बॉन्डिंग। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल तीन टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, पीएमओ, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दूसरा क्या होता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और तीसरा क्या होता है नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो हर एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग एक आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है। तो इस बॉन्ड के देखो, जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जितना लो एनर्जी का होगा, उसका एंटी बॉन्डिंग का होगा उतना ज्यादा हाई एनर्जी का होगा। तो यहाँ पे आपका इस कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इसके करेस्पॉन्डिंग एक आपका क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा, जिसकी एनर्जी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। और इस बॉन्ड के करेस्पॉन्डिंग जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा वह क्या होगा आपका, इस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये है आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, एंटी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल करेस्पॉन्डिंग टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आपका जो आपका हाइड्राइड आयन है, ये हाइड्राइड आयन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह एक न्यूक्लियस से बधी हुई है। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर होगा। मान लो इस हाइड्राइड आयन की जो एनर्जी है वह यहाँ पे बॉन्ड, इस इन दोनों के एनर्जी लेवल से क्या होगा, एबव होगा। यानी इसकी जो एनर्जी होगी, यह इस बॉन्ड और इस बॉन्ड दोनों, इन दोनों बॉन्ड की इस दोनों बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है आपकी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी से क्या होगा, ज्यादा एनर्जी इस हाइड्राइड आयन का होगा। क्योंकि ये आपका किस टाइप का इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्राइड आयन के पास में किस टाइप का इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका है एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस। और ये है आपका इस हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिटल। और इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टू इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टू इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, यह एक प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा इस न्यूक्लियस से। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो इस हाइड्राइड आयन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड है, जिसके कारण से इसकी जो एनर्जी होगी वह हाई होगी। अब चूंकि देखो, अब इस यह अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको डोनेट करेगा, या तो यह अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो ये अगर ये आपका बॉन्ड है, ये बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इस बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है आपका, क्या होगा, इस बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अपोजिट होता है, 180 डिग्री पे होता है। तो अगर ये आपका इधर है, तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल
एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा वह इसके अपोजिट होगा। और इसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये आपका क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो हो सकता है कि आपका ये हाइड्राइड आयन इस कार्बन और ऑक्सीजन का जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट करे। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये हाइड्राइड आयन आपका इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करे, डोनेट करे। ठीक है। अगर ये सपोज दैट देखो दोनों की एनर्जी लेवल में ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, ये अगर मैं बात करूं इस हाइड्राइड आयन को इसके एंटी बॉन्डिंग और मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एंटी बॉन्डिंग से कम है, तो इसे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। क्योंकि जब तक इस हाइड्राइड आयन की एनर्जी इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल है इसके बराबर नहीं हो जाती, तब तक यह हाइड्राइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट नहीं कर पाएगा। बट अगर आप देखोगे तो कार्बन हाइड्रोजन का जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इन दोनों की एनर्जी लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि अगर यहाँ पे क्या करता है ये आपका, अब देखो अगर ए अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या करता है, डोनेट करता है, तो मैं बात करूंगा ऐसा सिचुएशन तब होगा जब आपका ए सिचुएशन आपका फर्स्ट था जिसमें हाइड्राइड आयन क्या कर रहा था, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा था। और अटैक कैसे करेगा, यह हाइड्राइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर में कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे। तो आपका मैं सिचुएशन यहाँ पे फर्स्ट की बात कर रहा था। तो अगर ऐसा होता है कि हाइड्राइड आयन इसके एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो कुछ इस तरीके का आपका ए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज और यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, इस टाइप का। ये आपका सिचुएशन फर्स्ट के केस में प्रोडक्ट बनेगा। और बाकी ये आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सोल्यूशन से क्या पा जाएगा, आपका प्रोटॉन पा ही जाएगा, क्योंकि ये किसी न किसी प्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन हो रहा होगा। क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो प्रोटिक सॉल्वेंट में, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वह वाटर में डिजोल्व होते हैं, तो ये जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन आपका प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा। और प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, आपका प्रोटॉन प्रोवाइड कराता है, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ही लेगा, कहीं ना कहीं से प्रोटॉन को पा ही जाएगा। तो आपका ये बनेगा प्रोडक्ट। ये आपका क्या है, एल्कोहल। तो एल्कोहल आपका प्रोडक्ट बनेगा सिचुएशन फर्स्ट में। और सिचुएशन सेकंड में अगर ये हाइड्राइड आयन इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में अगर क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, इसका जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में अगर यह अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा। और अब देखो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में डोनेट करने लगेगा, तो ये जो बॉन्ड होगा, अब देखो ये जो एंटी बॉन्डिंग था वो क्या बनने लगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनने लगेगा। क्योंकि इसकी एंटी बॉन्डिंग में क्या आने लगा, इलेक्ट्रॉन आने लगा। तो ये जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यह एंटी बॉन्डिंग बनने लगेगा, यानी ये बॉन्ड टूटने लगेगा। तो ये जब बॉन्ड टूटने लगेगा, तो ये इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वह इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में क्या चला जाएगा, रिजोनेंस में चला जाएगा। अगर ऐसा होता है, यहाँ पे आपका इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। और ये ऑक्सीजन यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका ग्रुप लगेगा जी। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका क्या बनेगा, सिचुएशन बनेगा, कुछ इस तरीके का आपका सिचुएशन बनेगा। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट मुझे नजर आए। ये आपका प्रोडक्ट तब बनेगा जब आपका सिचुएशन फर्स्ट होगा जिसमें हाइड्राइड आयन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये आपका तब बनेगा
जब सिचुएशन सेकंड होगा, इसका मतलब ये हाइड्राइड आयन आपका इस हाइड्रोजन के एंटी बॉन्डिंग, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जब अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा क्या, ए आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो अगर मैं बात करूं, देखो, अब चूंकि इस हाइड्राइड आयन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या होगी, इस हाइड्राइड आयन को थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ताकि ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या कर रहे, डोनेट कर पाए, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वह इसके एनर्जी से क्या है, थोड़ा सा कम है। तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, थोड़ा सा क्या करेगा ये हाइड्राइड आयन आपका वेट करेगा, ताकि यह अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या करे, डोनेट कर पाए। क्या कर पाए, डोनेट कर पाए। और अगर आपका ये हाइड्राइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में डोनेट करता है, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, बनेगा। और यहाँ पे अगर देखोगे, ये जो आपका इनोलेट बना है, ये इनोलेट आपका, चूंकि ये रिएक्शन किसी प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा, तो यहाँ पे आपका एक इनोल फॉर्म, ये ऑक्सीजन कहीं से न कहीं से प्रोटॉन को पकड़ लेगा। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका इनोल फॉर्म बनेगा। तो आप देखोगे कि इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे, इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट वो होगा जिसके लिए पूरे मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। वो प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस हिसाब से ये जो इनोल फॉर्म होगा, इस एल्कोहल से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या बन रहा है, एक्स्ट्रा में यहाँ पे एक कार्बन का, देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, और बाकी सारी चीजें सेम है। तो इस ये जो बॉन्ड होगा, ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा, इस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इस कारण से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा सेकेंड, क्या होगा आपका, मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। तो ये हाइड्राइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में डोनेट करना चाहेगा, जिसके कारण से जो प्रोडक्ट बने आपका क्या बने, मोर स्टेबल बने। इस कारण से यह थोड़ा सा वेट करेगा, थोड़ा सा क्या करेगा, वेट करेगा, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, अपनी एनर्जी बढ़ाएगा, और इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, ताकि आपका जो प्रोडक्ट बने वह मोर स्टेबल बने। ठीक है, इस कारण से ये जो हाइड्राइड आयन होगा, ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके एक आपका इनोलेट बनाएगा। क्या बनाएगा, इनोलेट बनाएगा। यानी ये जो आपका कीटोन था, इस कीटोन का इस इनोल फॉर्म में कन्वर्जन क्या होगा, 100% होगा। सारा का सारा कीटोन किस में चेंज होगा आपका, सारा का सारा कीटोन आपका इस इनोल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे जो आपका कीटोन था, यहाँ पे अगर कीटोन सपोज दैट आपका कैसा है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अनसिमेट्रिकल कीटोन को अगर मैं ट्रीट करवाऊं सोडियम हाइड्राइड के साथ में, तो यहाँ पे किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे इस हाइड्राइड आयन जो है, ये हाइड्राइड आयन आपका इस वाले प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, या इस वाले प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो किस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, इस वाले प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा या इस वाले प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो दोनों की है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन को भी दे सकता है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन को भी दे सकता है। ये सिचुएशन आपका फर्स्ट है, ये सिचुएशन आपका सेकंड है। अगर सिचुएशन फर्स्ट को अगर मैं कंसिडर करूं, मतलब ये हाइड्राइड आयन अगर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये जो आपकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे रिजोनेंस में जाएगी विथ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। तो आपका कुछ इस टाइप का इस कार्बन
और इस कार्बन के बीच में क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये है आपका क्या, ये आपका है इनोल, इनोलेट, ये क्या है आपका, इनोलेट है। और दूसरा जो इनोलेट आपका, दूसरी पॉसिबिलिटी को अगर मैं कंसीडर करूं जिसमें ये हाइड्राइड आयन आपका इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, तो आपका जो यहाँ पे, अब अगर इसको एक्सेप्ट करता तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे इस टाइप का इनोलेट बनेगा। ये इनोलेट आपका कब बनेगा, फर्स्ट सिचुएशन में, और ये इनोलेट आपका बनेगा सेकेंड सिचुएशन में। तो इन दोनों इनोलेट में से कौन ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल तो आपका ये वाला इनोलेट है, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो हाइड्राइड जो आयन होता है वह हाइड्राइड आयन क्योंकि वो उतना बड़ा तो है नहीं कि इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने में उसे ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हाइड्राइड आयन की जो साइज है वह क्या है, स्मॉल है। ये हाइड्राइड हाइड्राइड आयन कैसा है, साइज में स्मॉल है, क्या है, स्मॉल है। स्मॉल होने की वजह से ये हाइड्राइड आयन इस प्रोटॉन के नजदीक बहुत इजिली आ जाएगा, और इस हाइड्रोजन के करीब आकर के अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन को दे सकता है। ठीक है, तो हाइड्राइड आयन जो होगा आपका, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा इनोलेट बनाएगा जो कि क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो आपका हाइड्राइड आयन, ये जो आपका इनोलेट बनेगा ये मेजर होगा। ठीक है, ये किस टाइप का इनोलेट है, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट है। इसका मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब थर्मोडाइनामिकली स्टेबल इनोलेट। तो हाइड्राइड आयन जो होता है, हाइड्राइड आयन फॉर्म मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट, मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट, मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट। मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट का मतलब आपका, मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट का मतलब थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट, थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट। ठीक है, किस टाइप का इनोलेट बनेगा आपका, थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट बनेगा। अच्छा, यहाँ पे इस हाइड्राइड आयन के साथ में आपका एक मेटल था, क्या था कोई, इस हाइड्राइड आयन, जब आप हाइड्राइड आयन आपको कैसे मिलेगा, हाइड्राइड आयन तब मिलेगा जब आप कोई मेटल हाइड्राइड लोगे, क्या लोगे, मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड में आपका क्या होगा, मेटल हाइड्राइड आपका, इस मेटल हाइड्राइड में आपका एक मेटल होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और आपका हाइड्राइड आयन होगा जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल के नेचर की मैं बात करूं तो ये मेटल आपका दो टाइप का हो सकता है आपका जो मेटल हो, उस मेटल की जो आयोनाइजेशन एनर्जी हो वह क्या हो, कम हो। या दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपका जो मेटल है, इस मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो, आपका ज्यादा। ठीक है, अब ऐसे मेटल जिनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम होता है, ऐसे कौन कौन से मेटल है, तो आपका सोडियम हो गया। तो सोडियम के करस्पॉन्डिंग कैसा हाइड्राइड बनेगा, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। ठीक है, इनमें, इन हाइड्राइड में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, बॉन्ड आपका आयनिक नेचर का होगा, कैसा होगा, आयनिक नेचर का होगा। और आपका ऐसा मेटल हाइड्राइड जिसमें मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ऐसे मेटल हाइड्राइड कौन कौन से हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जैसे आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड, जैसे आपका लिथियम बोरोहाइड्राइड। इस टाइप के हाइड्राइड में जो आपका बॉन्ड मेटल और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड आपका कैसा होगा, कोवैलेंट नेचर का होगा। क्या, कैसा होगा, कोवैलेंट नेचर का होगा। क्यों कोवैलेंट नेचर का होगा, क्योंकि इस टाइप के मेटल हाइड्राइड में जो मेटल होता है, इस मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी इसके ऊपर
इस मेटल के ऊपर अ, ये जो मेटल होगा, ये मेटल आपका, इस मेटल का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये इस टाइप के जो मेटल है यहाँ पे, वो मोर पोलराइजेशन पावर रखेंगे, जिससे क्या होगा, अब मोर अगर कोई मेटल आपका, कोई कैटायन आपका जो है, वह मोर पोलराइज पोलराइजेशन पावर रखता है। तो यहाँ पे अगर मैं फजान रूल की बात करूं, फजान रूल क्या कहता है, फजान रूल कहता है कि, फजान रूल क्या बोलता है, फजान रूल बोलता है कि इफ कैटायन इफ कैटायन हैज मोर पोलराइजेशन पावर, देन कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी हाई, देन कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी हाई। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा आपका, हाई होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होने के लिए क्या होना चाहिए आपका, किसी बॉन्ड में कोवेलेंट, तो कोई भी बॉन्ड जो होता है, कोई भी बॉन्ड हो, किसी भी कोई भी बॉन्ड आपका प्योरली ना तो आयनिक होता है और ना ही प्योरली कोवेलेंट होता है। बॉन्ड में, किसी भी बॉन्ड में दोनों टाइप के कैरेक्टर होते हैं, आयनिक कैरेक्टर भी होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड किस टाइप का है, कोवेलेंट बॉन्ड है। और अगर मान लो आपका किसी बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा है, आयनिक है। अगर मैं बात करूं कि आपका मेटल, जो मेटल है, ये ये जो आपका केटायन है, जो आपका केटायन है, केटायन का मतलब जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर केटायन आपका कैसा होगा, स्मॉल साइज का हुआ, और एनायन आपका लार्ज साइज का हुआ, तो ऐसे केस में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा आपका, हाई होगा। अगर आपका मेटल केटायन आपका कैसा हुआ, अगर आपका केटायन आपका लार्ज साइज का हुआ, ठीक है, लार्ज साइज का हुआ, और जो एनायन है वह स्मॉल साइज का है, तो ऐसे केस में आपका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसी कारण से चूंकि यहाँ पे आपका जो मेटल होगा, मेटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसकी जो साइज होगी वह स्मॉल होगी, और स्मॉल साइज होने की वजह से इसका जो पोलराइजेशन पावर होगा वह हाई होगा। पोलराइजेशन पावर हाई होने पे क्या होगा, यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, हम यहाँ पे अब जो बेस हम लेने वाले होंगे वो कैसा होगा, आपका नाइट्रोजन सेंटर्ड बेस। नाइट्रोजन सेंटर्ड बेस के प्रेजेंस में हम क्या बनाएंगे, इनोलेट बनाएंगे, नाइट्रोजन सेंटर्ड बेस। नाइट्रोजन सेंटर्ड बेस, नाइट्रोजन सेंटर्ड बेस के प्रेजेंस में हम लोग क्या बनाएंगे, इनोलेट बनाएंगे। ऐसा बेस जिसमें नाइट्रोजन क्या हो आपका, ऐसा बेस जिसमें नाइट्रोजन आपका डोनर एटम हो, डोनर एटम। क्योंकि बेस, बेस क्या होता है, ऐसा स्पीसीज जिसके पास में क्या, क्लोज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच एक्सेप्ट प्रोटॉन आर कॉल्ड बेस। तो ऐसा बेस जिसमें आपका जो डोनर एटम हो, वह डोनर एटम कौन हो, नाइट्रोजन एटम। जैसे एलडीए, एलडीए का फुल फॉर्म लिथियम डाई आइसो प्रोपिल एमाइड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसका नाम है लिथियम, इसका क्या नाम है, लिथियम डाई आइसो, आपका ये आप कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपिल ग्रुप है। लिथियम डाई आइसो डाई आइसोप्रोपिल एमाइड, इसका नाम है एलडीए। ठीक है, और इसमें अगर देखोगे तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज हो रहा है, निगेटिव चार्ज, यानी नाइट्रोजन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, यही इलेक्ट्रॉन ये जो नाइट्रोजन है एटम है, क्या नाइट्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी प्रोटॉन को देगा, यानी
किसी प्रोटॉन को क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे करके इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, इस प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हम, जब आपका बेस कैसा हो, नाइट्रोजन सेंटर्ड हो, नाइट्रोजन सेंटर्ड का मतलब ऐसा बेस जिसमें नाइट्रोजन एटम आपका क्या हो, डोनर एटम हो, ऐसी बेस के परचेज में हम लोग इनोलेट बनाएंगे। और नाइट्रोजन सेंटर्ड बेस का एक बेस्ट एग्जांपल मैंने बता दिया, एलडीए। यहाँ पे एलडीए में जो नाइट्रोजन एटम होगा वह डोनर एटम होगा, ठीक है। और ये जो है आपका स्पीसीज एलडीए, एलडीए जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट आपका बेस की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।